हमारा बच्चा रोता रहा। हमने कहा बेटा शांत रहो भाई, पापा है। कहा पापा मम्मी बार बार हमको कहा पापा मम्मी कहाँ गए। हमने कहा बेटा अब मम्मी दुष्ट निकल गई, छोड़ के चली गई तो क्या करें हम। तो हमें अभी 7 तारीख को हमने कहा पापा, तो सुबह उठा चौक हमारा लड़का कहा पापा मम्मी चली गई तो इसकी चूड़ी और कपड़े वगैरह फेंक दीजिए नाले में। बेटा ने हमारा कहा। तो बता दें कि आज हमारे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनकी पत्नी नर्स बनने के बाद उनको आज तलाक देने की स्थिति में है, यानी कि उनको छोड़ने की स्थिति में है। उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को जो है स्टाफ नर्स बना दिया और आज बता दें कि वह पत्नी इनके साथ बेवफाई कर इनको छोड़ने की कगार पे है और प्रेमी के चलते आपको छोड़ रही है, जिसके साथ 7 फेरे लिए उसको जो है अब ये छोड़ रही है। इनका कॉल डिटेल 10 पेज का है। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग देखेंगे ये इन्होंने उस प्रेमी की कॉल डिटेल्स निकलवाई है जो है, यानी कि जिससे इनकी पत्नी बातचीत किया करती थी। ये 10 पेज का जो है कॉल डिटेल्स है, ये आप देख पा रहे हैं जिसमें इनकी लंबी चौड़ी बातचीत का सिलसिला इसमें दर्ज है। इन लोग हमारे साथ साजिश किए बहुत बड़ा। तब हमारी बात हुई, हमने 1-2 घंटा इनको समझाया सारी चीज़ें कि देखिए हमारा बच्चा है और सब चीज़ें हैं, परिवार है हमारा, बहुत मैं कष्ट में जी रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। हाँ, तीनों ने हमें फ़ोन पे कहा कि हमारे चक्कर में पड़ी, हम शादी कर लिए हैं, नहीं तो आपको जान से आपकी हत्या करा देंगे। आपकी पत्नी ने कहा? हमारी पत्नी ने फ़ोन पे कहा। कि नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के 700 बाजार में है और बता दें कि इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद थमा नहीं था कि एक करके प्रयागराज में 3 ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जिसमें कि दूसरा मामला प्रयागराज के ही मेजा तहसील अंतर्गत जरार गांव का था, जहां पर आपने देखा था कि रेशमा नाम की युवती जब उनके पति रविंद्र कुमार उनको मेहनत मजदूरी कर अपना खेत और जगह ज़मीन बेचकर उनको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला सिपाही के तौर पर नौकरी दिलवाते हैं। उसके बाद नौकरी पाते ही रेशमा अपने पति को छोड़ने पर आमादा हो जाती है, यानी कि उनको तलाक देने की स्थिति में हो जाती है। ठीक वैसा ही मामला आज 700 बाजार में देखने को मिला है। बता दें कि आज हमारे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनकी पत्नी नर्स बनने के बाद उनको आज तलाक देने की स्थिति में है, यानी कि उनको छोड़ने की स्थिति में है। उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को जो है स्टाफ नर्स बना दिया और आज बता दें कि वह पत्नी इनके साथ बेवफाई कर इनको छोड़ने की कगार पे है और अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए आतुर है। तो ऐसे में बता दें कि वो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इनसे ही जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। बता दें कि जैसे ही एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद चर्चे में आया, तब से पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में एक आग सी लग गई है, खबर की एक होड़ सी लग गई है और आए दिन इस तरह के तमाम मामले देखने को मिलते हैं। जिसमें बता दें कि आज जो मामला हम आप लोगों को समझ लेकर उपस्थित हैं, यह प्रयागराज का तीसरा मामला है। तो आज हमारे साथ वो शख्स है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल इनका पूरा मामला क्या है और कब इनके साथ ऐसी वारदात हुई और क्या है पूरी कहानी। आइए इनसे जानते हैं और आप लोगों के साथ साझा करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ डॉक्टर साहब? केशव प्रताप पटेल। केशव प्रताप पटेल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? 700 बाईपास और शिवाजी इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने मीरापुर रोड। अच्छा, और मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी मुगराबाद शाहपुर सोहासा गांव जौनपुर से जी। और यहाँ 700 में आपका क्लिनिक है? क्लिनिक यहाँ हमारा 6 साल से चल रहा है। वैसे इस लाइन में आप कब से आए? मेडिकल विभाग में आप कब से आए? मेडिकल विभाग में हम आए हैं 2010 से। 2010 से? हाँ, इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते थे, इसके बाद यहाँ अपना निजी हॉस्पिटल खोले। निजी हॉस्पिटल जी। और आपकी शादी किस सन में हुई थी? हमारी शादी 2017 में हुई थी। आज 6 साल 2 मंथ हो गया है। 6 साल 2 महीना हो चुका है। जी। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम प्रियंका पटेल जी है, सन ऑफ शोभनाथ पटेल। अच्छा, ससुराल कहाँ है आपकी? घूरेपुर बसगिद और उतराव थाना। अच्छा, यानी कि आज से लगभग 6 साल पहले जो है आपकी शादी होती है। तो कब तक आप लोगों का जो मामला था वो ठीक ठाक चल रहा था, या आप लोगों का जो सामंजस्य था वो लगभग शादी से कितने वर्षों तक ठीक ठाक चला? 5.5 साल तक सही चल रहा था। 3-4 मंथ से गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, आपके बच्चे वगैरह हैं? हमारे एक बच्चा है 5 साल का, जिसका नाम हर्ष पटेल है। एक बच्चा भी है आप? जी।
फिर उसके बाद 5.5 साल के बाद यानी 5 साल 6 महीने के बाद क्या होता है? 5 साल 6 महीने के बाद हमारी पत्नी ने हमारे साथ उस तरह से नहीं रह रही जिस तरह पत्नी को रहना चाहिए। व्यवहार बदल गए? व्यवहार क्यों बदल गए? व्यवहार उन्होंने इलाहाबाद आना जाना शुरू किया इस कॉलेज वाले, तो वहाँ पर किसी आशिक के साथ अपना आशिकी लड़ने लगी, तब से उसका बिहेवियर बदलने लगा। तो ये बात सही है कि आपने पढ़ा लिखा कर उनको स्टाफ नर्स बनाया? जी, हमने उनको बीएससी सेकेंड ईयर में तब हमारी शादी हुई थी, वैसे थर्ड ईयर से उनको पढ़ाया लिखा, प्लस तमन्ना इंस्टीट्यूट से एनएम का कोर्स करा। एनएम का कोर्स फाइनल हुआ तो उन्होंने हमसे कहने लगा 2-3 महीने से, हाँ बहुत हमें प्रताड़ित करने लगी और कहने लगे कि आप हमको डिवोर्स दे दीजिए, आप हमारे लायक नहीं हैं। डिवोर्स मांगने लगी? यानी कि जब आपने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया तो आपसे डिवोर्स मांगने लगी? जी। डिवोर्स का कुछ कारण रहा होगा? कारण कुछ नहीं रहा, कहने लगे हमारा आपका नहीं चल पाएगा, हम आप वो नहीं हैं, आप हमारे लायक नहीं हैं। तो क्यों नहीं चल पाएगा वो कारण आपने जानने की कोशिश की थी अपनी पत्नी से? नहीं, हमने उनसे कई बार पूछा बताइए, तो जब वो आशिकी में लीन है तो कहाँ से कारण बताएंगे। यानी कि प्रेम संबंध के चलते वो आपसे डिवोर्स लेना चाहते? जी जी। तो उनका प्रेम संबंध लगभग कितने साल से चल रहा था? अब ये तो उन्हीं ने बता सकते हैं, हमारे पास दो महीने का कॉल डिटेल है, उससे हम पता चले हैं। और CDR इनका 6 साल का 5-6 साल का निकला है। तो दरोगा जी ने इनको सारा बताया कि ये फला लड़के बात करती हो आप इतना, तो उन्होंने कहा कि हमारा फ्रेंड है। जी। और ये बताएं डॉक्टर साहब कि सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि BSc में एडमिशन यानी BSc थर्ड ईयर में एडमिशन आपने कब करवाया था? BSc थर्ड ईयर में इनका एडमिशन 2018 में हुआ था। 2018 में आपने करवाया था? तो उसी पढ़ाई के दौरान इनका अफेयर हुआ था? जी जी। है ना जी। कॉलेज जाने के दौरान किसी से इनका अफेयर हो गया? जी। तो आपको कब पता चला कि ये जो है किसी से प्रेम संबंध में है? जब हमने कॉल डिटेल निकाला, इन्होंने इतने चालाकी सी रहती थी कि कभी तक जाहिर नहीं किया कि मैं आपके अलावा किसी और से भी प्यार करती हूँ। अच्छा जी। यानी कि वो पहले से ही जो है सतर्क रहा करती थी, चौकन्ना रहा करती थी कि कहीं हमारी बातों का खुलासा ना हो जाए। जी। तो कैसे आप पता लगा लिए कि हमारी पत्नी जो है किसी से जो है प्रेम करती हैं? हमने जब कॉल डिटेल निकलवाया तो हमको पता चला एक नंबर पे ये बार बात कर रही थी, तो उसी से पता चला। बीच में आपने इनको टोका था, मना किया था? इनको हमने कई बार टोका, मना किया। तो हमने कहा हमारे न रहने पे कहाँ आप बात करती हो, तो इन्होंने कहा कि हम अपने फ्रेंड, हमसे झगड़ा कहने लगी फ्रेंड से अपने मायके बताएं कि हम अपने माता पिता से भी न बात करें। तो इनके मायके वालों से आपने नहीं बताया था कि आपकी बिटिया ऐसा कर रही है? हमने बताया, इन्होंने कहा आप किसी से अपने फ्रेंड वगैरह से बात भी न करें। अच्छा, ये मायके वालों ने कहा, उसके जो है आपके ससुराल वालों ने? जी जी। और वो घटना कब होती है जब पत्नी आपके घर से जो है कदम उठा लेती है और फरार हो जाती है? 17 जून के दोपहर 12:30-1 बजे के बाद इन्होंने निकल गया यहाँ से। आपके घर से? जी। जब गई तो क्या क्या क्षति या क्या क्या नुकसान पहुँचा के गई या फिर ऐसे ही चले गई? नहीं, यहाँ तो हम सो रहे थे तो इन्होंने अपना सारा सामान लिया और ज्वेलरीज लिया और कुछ लिया नहीं, और कैश लिया 20-25 हज़ार रुपये कैश लेके, प्लस 40 हज़ार रुपये इनके अकाउंट में था, उसको लेके गई। और ज्वेलरी वगैरह की लगभग? ज्वेलरी लगभग 2.5-3 लाख रुपए की ले गई हैं। 2.5-3 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर ये चली गई? जी। तो कहाँ चली गई, कुछ पता चला आपको? नहीं, इस समय तो हमें नहीं पता चला। 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद जब इनका CDR आया तो पता चला कि दरोगा जी ने हमसे बताया कि इनका CDR निकल रहा है, प्रयागराज में लोकेशन बता रहा है। अच्छा। तो हमने दरोगा जी से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा आज करेंगे, आज इनको बरामदी करेंगे, कल करेंगे, ऐसे इन्होंने 7 तारीख को DSP साहब हमें पलटन में मिले तो उनसे हमने रोने गाने लगा। तो उन्होंने इसके बाद DSP साहब ने कहा आपकी मदद होगी, तो उन्होंने फ़ोन किया सरायनाथ CO के पास। CO ने तब इनको फ़ोन किया, दरोगा जी ने उनको फ़ोन किया, तो तब ये 2 वकील लेके वहाँ हाजिर हुई।
अच्छा, जी। तो जब 17 जून को ये घर से निकल जाती हैं तो उसके बाद आपने एफआईआर वगैरह कराई? हाँ, इसके इनके पिताजी को हमने सूचित किया। 2-3 दिन हम लोग ने इनको कई जगह तपासा, काफ़ी रिलेशन वगैरह में सारा इलाहाबाद छान डाला तो कहीं नहीं इनका पता चला। तो 21 तारीख को हमने गुमशुदी हम इनके पिताजी दरोगा के पास जाके कहे हमारे दामाद जी की कोई इसमें गलती नहीं है, ना कभी मारते हैं, ना पीटते हैं, ना कोई प्रताड़ना करते हैं। हमारे चाहते में गुमशुदी उनका लिखा जाए। तब ये भी सिग्नेचर किए थे हमारे ससुर जी भी। अच्छा जी। लेकिन ससुराल वालों ने पहले सपोर्ट किया आपको? जी, हमारे ससुराल वाले पहले सपोर्ट किए, फिर 6-7 दिन बाद इनको घर सब लड़की बात करने लगी तो इन्होंने लोगों ने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। तब हम अकेले रोते भी लिखते अपने घर पड़े रहते थे, इनको ढूंढता था बस। तो पत्नी जब आपकी मिल गई, मायके चली गई, तो उसके बाद आपके ससुराल वालों का क्या रवैया रहा आपके प्रति? 30 तारीख को हमने हमारे ससुर जी से रोने लगा। सुबह हमने कहा अब नहीं मिलेगी प्रियंका, तो इन्होंने हमसे एक नंबर दिया। इसके बाद हमारी इनकी बात कहीं इस नंबर पे फ़ोन लगाइए बात हो गया। इन लोग हमारे साथ साजिश किए बहुत बड़ा। तब हमारी बात हुई, हमने 1-2 घंटा इनको समझाया सारी चीज़ें कि देखिए हमारा बच्चा है और सब चीज़ें हैं, परिवार है हमारा, बहुत मैं कष्ट में जी रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। हाँ, तो इन्होंने हमें फ़ोन पे कहा कि हमारे चक्कर में पड़ी, हम शादी कर लिए हैं, नहीं तो आपको जान से आपकी हत्या करा देंगे। आपकी पत्नी ने कहा? हमारी पत्नी ने फ़ोन पे कहा कि मेरे चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो मैं आपकी हत्या करवा दूँगी। जी। इसके बाद 7 तारीख को डीएसपी साहब से हमने गुहार लगाई तो ये थाना में 7 तारीख को बरामद हुई। 7 तारीख के बाद इन्होंने हमने पूछा प्रियंका जी चलिए घर। इन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आपसे मैं डिवोर्स चाहती हूँ। बार बार इन्होंने डिवोर्स चाहा। तो हमने पूछा बच्चे को क्या करोगी? बच्चों को कहीं बच्चे हमको नहीं चाहिए। हमने कहा 9 महीने आप पेट में पाली हो, बताइए बच्चों के लिए नहीं दिल है तो हमारे लिए क्या है आपके लिए? हमने कहा 6 महीने बच्चे को आप देखभाल करिए, 6 महीने मैं देखभाल करता हूँ। तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये आशिकी में एकदम लीन है जी। यानी कि प्रेमी के चलते आपको छोड़ रही है, जिसके साथ 7 फेरे लिए उसको जो है अब ये छोड़ रही है। ये इनका कॉल डिटेल 10 पेज का है। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आप लोग देखेंगे ये इन्होंने उस प्रेमी की कॉल डिटेल्स निकलवाई है जो है, यानी कि जिससे इनकी पत्नी बातचीत किया करती थी। ये 10 पेज का जो है कॉल डिटेल्स है, ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें इनकी लंबी चौड़ी बातचीत का सिलसिला इसमें दर्ज है। और बता दें कि इनकी पत्नी जब अपने बॉयफ्रेंड से या अपने आशिक से बातचीत करती थी उसकी डिटेल्स इन्होंने जो है निकलवा ली है, यानी कि कॉल रिकॉर्ड है, ये आप देख पा रहे हैं। 10 पेजों का कॉल रिकॉर्ड में थोड़ा सा ऐसे दिखाऊंगा आप लोगों को, आप देख पाएंगे इस तरह करके ये 10 पेज में है। और बता दें दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोचने के लिए यह हो जाती है कि जिसके साथ प्रियंका पटेल ने अग्नि के 7 फेरे लेकर पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ, पूरी रस्मों के साथ शादी विवाह के बंधन में बंधती हैं, परिणय सूत्र में बनती हैं और 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। और वैसे में आज पति कुछ नहीं हुआ, प्रेमी बहुत कुछ हो गया। यानी कि जिसके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए, आज वो कुछ नहीं, उनकी हत्या कराने के लिए जो है आमादा हैं, लेकिन प्रेमी बहुत हो गया, पति कुछ नहीं हुआ। दोस्तों बताते चले कि प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद के बाद यह प्रयागराज का तीसरा मामला है। और बता दें कि बिल्कुल मिलती जुलती कहानी है। जैसा कि आप एसडीएम ज्योति मौर्य के विवाद में आपने देखा था कि उनके पति आलोक मौर्य के द्वारा बताया गया कि उन्हें जान से मारने का खतरा है, यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य उनको कभी भी जान से मरवा सकती है, ऐसा आलोक मौर्य के द्वारा कहा गया। और साथ ही आलोक मौर्य ने बताया कि एसडीएम ज्योति मौर्य के भाई सचिन मौर्य, यानी कि आलोक मौर्य के साली के द्वारा उनको जो है उनकी राहजनी की जाती है, यानी कि उनको देखा जाता है, उन पर नज़रें रखी जाती है कि कब वहाँ अकेले मिले। ठीक वैसा ही प्रयागराज का जो दूसरा मामला था, जो कि मेजा तहसील के अंतर्गत जरार गांव का था, देखा था कि रेशमा नाम की युवती को उनके पति रविंद्र कुमार के द्वारा पढ़ा लिखा कर यूपी पुलिस का सिपाही बनाया गया। उसके बाद पत्नी के जो है रीत रवैये पूरी तरह से बदल गए और पत्नी अपने पति से तलाक लेने के लिए आमादा हो गई। साथ ही यह रविंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी ने मुझे प्रयागराज से किडनैप करवा दिया था, जिसमें कि किडनैपर मुझे प्रयागराज से किडनैप करके वाराणसी ले गए। फिर वहाँ पर काफ़ी चरौरी बिनती यानी कि मिन्नतें करने के बाद उन्होंने मुझे
छोड़ा था, ठीक वैसा ही मामला आपने देखा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की पत्नी जिनका नाम प्रियंका पटेल है, उन्होंने अपने पति को पहली बात तो छोड़ दिया और साथ ही अपने प्रेमी के साथ जाना उन्होंने अच्छा समझा। और साथ ही बता दें कि जिनके साथ प्रियंका पटेल ने 7 फेरे लिए थे, आज वह पति उनके लिए नकारा हो गया। और जिस पति ने प्रियंका पटेल को पढ़ा लिखा कर स्टाफ नर्स बनाया, आज वो पति उनके लिए नकारा हो गया। अति बता दें आपको कि जो केसर प्रताप नाम के डॉक्टर साहब हैं, इनकी जो पत्नी प्रियंका पटेल है, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, यानी कि एक किसान परिवार से, साधारण गरीब परिवार से हैं। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए यह कहा कि हम दहेज तो लेंगे ही नहीं, इसलिए हम एक गरीब घर की लड़की लाएंगे जिससे कि दहेज भी बच जाए और साथ ही एक गरीब की बिटिया का भला भी हो जाए। इस तरह से इन्होंने प्रियंका पटेल से शादी की थी, लेकिन आज उसका सिला यह मिला कि प्रियंका पटेल ने जो है इनको छोड़ दिया, अपने प्रेमी के साथ जाना ज़्यादा अच्छा मुनासिब समझा। आगे की बातचीत का सिलसिला इनसे जारी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, उसके बाद जब यह मामला होता है आपके साथ, और अब आपने बताया कि आपके ससुराल वालों ने भी आपका साथ देना जो है बंद कर दिया, इसके बाद क्या हुआ? या अपने गांव आप गए अपने घर वालों से, जब आपने बताया तो वहां से क्या रिएक्शन देखने को मिला? गांव आपके घर वालों ने या आपके पिताजी या फिर आपके भाई लोग या माताजी जो भी परिवार में हो, उनका क्या रिएक्शन था? अब वहाँ घर जाने पे हमारे पिताजी भी लोग टूट टूट के रोने लगे। अब क्या करें? इसके बाद हमारा बच्चा रोता रहा। हमने कहा बेटा शांत रहो भाई, पापा है। कहा पापा मम्मी बार बार हमको कहा पापा मम्मी कहाँ गए? हमने कहा बेटा अब मम्मी दुष्ट लेकर गई, छोड़ के चली गई, तो क्या करें हम? तो हमने अभी 7 तारीख को हमने कहा पापा, तो सुबह उठा चौक हमारा लड़का कहा पापा है मम्मी चली गई तो इसकी चूड़ी और कपड़े वगैरह फेंक दीजिए नाले में। बेटा ने हमारा कहा। इनकी आंखों से छलकते आंसू ये साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त इनके ऊपर क्या गुजर रही है। बता दें कि आज का यह कोई नया मामला नहीं है, और जब से एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला प्रकाश में आया है, तब से प्रयागराज का यह तीसरा मामला है और आए दिन इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि महिलाओं का जो मन है वो काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि महिलाएँ अब इस बात को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं रही हैं, घबरा नहीं रही, यहाँ तक कि अपने दुधमुहे बच्चे को भी छोड़ दे रही हैं। और जैसा कि इनके आंखों से छलकते आंसू ये साफ बयां कर रहे हैं कि इस वक्त इनके ऊपर क्या बीत रहे। बता दें कि इनका 5 साल का बच्चा है, और बता दें कि जब ये अपने गांव जाते हैं और अपने बच्चे से मिलते, तब इनका बच्चा इनसे पूछता है कि पापा मम्मी कहाँ है, मम्मी नहीं आई। और जब यह बताते हैं कि मम्मी बेटा नहीं आई, मम्मी कहीं गई हैं, तो बच्चा जिद करने लगता है। तब यह बताते हैं कि बेटा मम्मी किसी और के साथ चली गई हैं, अब वो हमारे साथ नहीं। तब इनका बच्चा रोने लगता है और साथ ही कहता है कि पापा जब हमारी मम्मी हमारे साथ नहीं है तो अब उनका कोई सामान अपने घर में नहीं रखेंगे, वो उठाकर पूरी उनकी जो चूड़ियाँ वगैरह हैं इनका बच्चा स्वयं ले जाकर नाली में डाल देता है। तो ये है, बता दें कि निर्दयी ममता। वहीं पर बता दें कि बताया जाता है कि माँ की ममता से बड़ा कोई नहीं ममता नहीं है, और बता दें कि माँ ही बच्चे की पहली पायदान होती है उसके जीवन की, कि जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छी उन्नति के लिए प्रेरित करती है। वहीं पर एक माँ ने अपने 5 साल के बच्चे को छोड़ दिया, अपने 5 साल के बच्चे तक का मुंह नहीं देखा या लिहाज नहीं किया कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। और आज इनके पति के ऊपर, यानी कि प्रियंका पटेल के पति के ऊपर क्या बीत रही है, फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों ऐसा करती है महिलाएं? बता दें कि वहीं पर जब से एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला आया, तब से तमाम तरह के डिबेट हो रहे हैं। कहीं पर महिलाएं जो एसडीएम ज्योति मौर्य का साथ देते हुए यह कह रही हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, महिलाओं का काम सिर्फ घर का चूल्हा चौका बर्तन करना नहीं है, बच्चों की देखभाल करना नहीं है, बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत वो कुछ भी कर सकती है। यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यह कहती है कि अपने पति के होते हुए आप कई गैर मर्दों के साथ संबंध बनाएं, यह है अभिव्यक्ति की आज़ादी। और साथ ही डिबेट में जो महिलाएं ये कह रही हैं कि महिलाएं अब सिर्फ घर में बंद होकर नहीं रहेंगी, महिलाओं को भी अधिकार है समाज में निकलने का, तो निकलिए, कौन आपको रोक रहा है? आप समाज में निकलिए। लेकिन समाज में निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाएं, अपने बच्चों को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चली जाएं। तो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप क्या नाम देंगे? कैसी यह अभिव्यक्ति की आज़ादी? यह तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग है, सीधा सीधा दुरुपयोग है। ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी मैं तो कहता हूँ किसी को ना मिले।
और बता दें कि यह बात मैं सिर्फ महिलाओं पर ही लागू नहीं करता बल्कि पुरुषों पर भी लागू करता हूं, पतियों पर भी लागू करता हूं कि आए दिन ऐसे भी मामले देखने को मिलते हैं कि जब पति पत्नियों को छोड़कर दूसरी शादी रचा लेते हैं तो यह बात दोनों पर लागू होती है। ना तो पति को ही ऐसा करना चाहिए और ना पत्नी को भी ऐसा करना चाहिए कि अपने परिवार को, अपने घर को त्याग कर, छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ जाएं, या फिर पति अपनी पत्नियों को छोड़कर किसी गैर महिला से संबंध बनाए। ये बिल्कुल न्याय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। लेकिन आज इनके ऊपर क्या बीत रही, इनकी आंखों से छलकते आंसुओं से पूछिए कि क्या कसर इन्होंने की है। इतना बड़ा जो है कदम इन्होंने उठाया कि अपनी पत्नी को हम डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनाने के बाद अपने सहयोग में रखेंगे और साथ मिलजुल कर ज़िंदगी बांटेंगे। इस बीच में इनका एक 5 साल का बच्चा भी हो जाता है। क्यों छोड़ा आपने? तो आइए बातचीत करते हैं। उसके बाद क्या हुआ डॉक्टर साहब, जब परिवार वालों से आपने बताया तो उसके बाद परिवार वालों की क्या हमदर्दी आपके साथ देखने को मिली? परिवार वाले ने हमारे साथ जुड़े रहे और कहने लगे बेटा क्या करोगे, आपके साथ बेवफाई हो गई तो क्या करोगे। इसमें किस तरह की न्याय की उम्मीद रखते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इनको कठोर से कठोर सज़ा मिले। और जब आपने मामला दर्ज कराया, जब आपने प्राथमिकी दर्ज कराई संबंधित थाने में, तो उसके बाद आपकी पत्नी की तरफ से भी आपके ऊपर कुछ ब्लेम लगाया गया? ब्लेम लगाया गया, हमारे ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा लगाया है। किसने लगाया है? हमारी पत्नी ने और उसके आशिक ने। बता दें कि तीनों मामले जो प्रयागराज के 3 मामले देखने को मिले हैं, तीनों मामले में दहेज प्रथा का नाम आया। यानी कि दहेज प्रथा एक सरल प्रक्रिया है, यानी कि आप जब पति के साथ ना रहना चाहें या किसी के साथ आपके प्रेम संबंध हो जाए तो दहेज प्रथा लगा के आप निकल लीजिए। ये बहुत साधारण प्रक्रिया है और जान भी लीजिए, और जो इस बात की इच्छुक है वो सीख भी लें। तो फिर उसके बाद हमने डीएसपी साहब से 7 तारीख को गुहार लगाया, वहाँ पड़ीगल में हमसे मिले डीएसपी साहब। तो उनसे मेला क्षेत्र में आए थे, तो हमने कहने लगा सर हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने फ़ोन कराया और वहाँ एक प्रेस वाले भैया थे, उनसे हमारी वार्ता हुई। तब से हमारा मामला तूल पकड़ा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था। कोई मतलब FIR नहीं दर्ज हो रही? नहीं FIR न, मैं चौकी पे और थाने पे जाते जाते रात दिन जाता रहता, लेके कहता था सर हमारी मदद कीजिए। मैं हाथ जोड़ के उन लोगों के लिए कहते सर कल युवा आएंगे, कल परसों, कल डिटेल हिस्ट्री पूरा निकाले। इसके बाद लोकेशन भी ट्रेस हो गया। लेकिन 7 तारीख को जब DSP साहब फ़ोन किए सरायनाक थाने में, तब उन्होंने हम प्रियंका जी के पास फ़ोन किया। प्रियंका जी ने तब 2 वकील लेके, उनके प्रेमी ने 2 वकील भेजा, तब साथ यहाँ बरामदी हुई उनकी। तो डॉक्टर साहब ये प्रयागराज का तीसरा मामला है। पहले मामले में आपने देखा था कि पहली पत्नी SDM थी, दूसरी पत्नी यूपी पुलिस में सिपाही थी और तीसरी पत्नी आपकी स्टाफ नर्स थी। तो आप ऐसे मामलों में क्या कहना चाहेंगे कि योग्यता, यानी कि योग्य हो जाने के बाद जो पत्नियाँ छोड़ दे रही हैं और जब पति उनको योग्य बना देते उसके बाद छोड़ दे रही हैं, तो ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए, या फिर इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? अब हम पतियों तो चाहते हैं हमारी पत्नियां कितना पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन पत्नियां आगे बढ़ने के बाद पतियों की ही छोड़ना चाहती हैं। तो ऐसे पत्नियों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे पत्नियों के साथ कड़ी से कड़ी सरकार को सज़ा देना चाहिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या अनुरोध करेंगे आप? हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि वो हमारी सहायता करो और ऐसे लोग के कम से कम 1-2 साल जेल में डालें। बता दें कि महिलाओं के लिए विशेष तरह के कई कानून हैं, जैसे कि महिला मंत्रालय, महिला सशक्तिकरण, महिला आयोग, महिला विकास मंच, इस तरह के बहुत सारे जो है संगठन बने हुए हैं, जिसमें कि यह भी नहीं देखा जाता है कि महिला किस प्रवृत्ति का अपराध की है, कम से कम उसके अपराध के अनुरूप उसको जो है सज़ा देनी चाहिए और न्याय करना चाहिए। और ऐसे में बता दें कि इन सारे नियमों का दुरुपयोग करते हुए महिलाएं जो है ऐसे कृत्य करती हैं जो पूरी तरह से निंदनीय है। सोचने में भी शर्म आती है कि दरअसल ऐसा क्यों कर लेती हैं और ऐसा करने से उनको मिलता क्या है। और बता दें कि ठीक ऐसा ही मामला आज प्रयागराज में है। तो बताइए, आज जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर स्टाफ नर्स बनाया, आज वही पत्नी इनको ठोकर मारकर अपने प्रेमी के साथ जाना ज़्यादा मुनासिब समझा और इनसे तलाक लेने के लिए आमादा हो गई। और बता दें कि लगभग कई सालों से वो जो है अपने प्रेमी के साथ बनी रही और आज ऐसा माहौल आ गया कि वो अपने पति को तलाक देना चाहती है ना जी। तो क्या कहा उसने? स्पष्ट कहा कि मुझे तलाक दो? या फिर उस दिन 7 तारीख को उन्होंने सरायनाक थाने में आया तो उन्होंने बार बार हमसे कहा कि हम आपसे तलाक चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं।
और यहाँ पर रहती थी, घर में रहती थी, तो उनका रीति रवैया क्या हुआ करता था? हम तो 3-4 मंथ से न बच्चों को देखभाल करती थी, नहलाना धुलाना, न तो हमारे प्रति उनका रवैया सही था। अच्छा जी। तो छोड़ने का कुछ कारण ऐसा तो नहीं है कि जिससे जैसा कि आमतौर पर दहेज को लेकर ज़्यादा मामले आते हैं, या फिर दहेज आप मांग रहे थे, या फिर और कोई ऐसा विवाद? जैसे अब आजकी में तो आदमी सब कुछ छोड़ देता है, क्या करेंगे। हाँ। जब आजकी की लत लग रहा था, आदमी बहुत बहुत चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता सारी चीज़ें, कोई वही नहीं है। अब 5 साल बच्चा छोड़ दे तो आप समझ लीजिए कि क्या कर सकती है। तो आप देख पा रहे हैं, बता दें कि तीनों के तीनों मामले प्रेम संबंध से संबंधित है, और बता दें कि आए दिन इस तरह के मामले जो है देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मैं तो यह कहना चाहूँगा कि ऐसे कारनामों को लेकर जो है कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं, ताकि जो ऐसे कृत्य कर रही हैं, जो महिलाएं ऐसे जो है कृत्य कर रही हैं, यानी कि जो उनके लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग करती नज़र आ रही हैं, तो ऐसे मामलों पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए, और साथ ही कड़े नियम बनाए जाए, ताकि कोई भी महिला अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ ऐसा ना करे। तो इनके जो है हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि दरअसल इनकी पत्नी का रीति रवैया कैसा था, या फिर उन्होंने क्या देखा, या फिर उन लोगों को देखकर क्या लगता था कि उनकी पत्नी का व्यवहार कैसा था। तो आइए उनसे भी आप लोगों को मिलाने का काम करते हैं। तो आइए इनसे मिलाते हैं और बता दें कि ये जो है यहीं पर कार्यरत है, और ये लोग यहीं पर जो है काम करते हैं। तो इनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक यादव। आप इन डॉक्टर साहब की पत्नी जी को जानते हैं? जी, अच्छी तरीके से जानता हूँ। यहाँ रहने के दौरान आपको क्या लगता है कि उनका रीति रवैया कैसा था, या फिर कैसा व्यवहार था उनका? जी, उनका रीति रवैया व्यवहार अच्छा नहीं दिख रहा था। वो आए दिन किसी न किसी से बात करती थी, हर समय डॉक्टर न रहने पे। हाँ। वो कॉल पे, वीडियो कॉल, चैट, हाँ, ऑडियो कॉल, हाँ, करती रहती तो थी। आप एक युवा हैं, तो इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि इनके न रहने पर जो है वो जो चैट वगैरह करती थी, तो उसका क्या उद्देश्य था? या फिर जी, उसका वो गैर मर्द के साथ उद्देश्य था यही, यानी कि डॉक्टर साहब को छोड़ने। तो डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा था उनके? जो उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार था। उनकी एक ही फरमाइश पे पूरा करते थे 1 मिनट में। अच्छा। पूरी फरमाइशें पूरी होती थी। डॉक्टर साहब के द्वारा कभी उनको परेशान या प्रताड़ित? कोई प्रताड़ित नहीं किया जाता था। चलिए ठीक है, वहीं पर एक जो है लेडी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा पर। आप डॉक्टर साहब की पत्नी को जानती हैं? हाँ, जानते हैं। अच्छी तरह से जानती हैं? हाँ, जानते हैं। ये बताइए उनका व्यवहार कैसा था फिलहाल यहाँ पर आपकी नज़र में? अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था? क्या देखते थे आप लोग? ये कि फ़ोन में हरदम लगी रहती थी, बात करते थे। हाँ। आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार था? हम लोग से अच्छा व्यवहार करते थे, बशर्ते उनका और चाल चलन ठीक नहीं था। नहीं। डॉक्टर साहब कभी उनको परेशान करते थे? नहीं करते थे। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना। बता दें कि ये इनके स्टाफ है। वहीं पर चलते चलते डॉक्टर साहब से हम थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए यह बात सुलह समझौता तक पहुंचती है, तो क्या आप सुलह होना चाहेंगे? अब क्या बताएं जी, अब जैसा भी सिचुएशन बनेगा बताएंगे। अगर मान लीजिए वो आना चाहती है दोबारा? अब हमारे पिताजी ये निर्णय लेंगे, हम नहीं ले सकते हैं। अच्छा जी। अब पिताजी के ऊपर हाँ, पिताजी जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा, क्योंकि मैं पिताजी और बच्चे के लिए ही जी रहा हूँ, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। अब इतना मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने जिसके लिए जान दिया वो मेरे लिए कुछ नहीं करके गए। नहीं, धैर्य रखिए डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप गलत कदम ना उठाइए, और ना तो जो है आप कोई ऐसा फैसला लीजिए कि आप अपने आप को क्षति पहुंचाएं, जिससे कि परिवार वालों को और ज़्यादा कष्ट मिले। आप धैर्य रखें, शासन प्रशासन पर भरोसा रखिए, अभी आपको न्याय मिलेगा ज़रूर। आप क्यों हताश हो रहे हैं? अभी से आप हौसला क्यों तोड़ रहे हैं अपना? अभी शासन प्रशासन जिंदा है, उम्मीद रखिए। जब आलोक मौर्य को इंसाफ मिल रहा है, वहीं पर रविंद्र कुमार को इंसाफ मिल रहा है, तो आपको भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस समय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हैं श्री योगी आदित्यनाथ। उन पर भरोसा रखिए आप। तो दोस्तों, आज हमने आपको प्रयागराज के शाहसो बाजार से एक हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली खबर से रूबरू करवाया, जिसमें आपने देखा कि एसडीएम ज्योति मौर्य और प्रयागराज के मेजा तहसील अंतर्गत रेशमा कांस्टेबल के बाद प्रयागराज का यह तीसरा मामला था। तो आप लोगों ने देखा कि जब से यह मामला तूल पकड़ा है, उसके बाद से एक एक करके कई मामले देखने को मिलते जा रहे हैं, और आए दिन इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो मेरी ऐसी कवरेज करने का मतलब सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग ऐसा ना करें,
और समाज में आप लोगों की मान प्रतिष्ठा है और उसको बना कर रखें, बरकरार रखें। कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि समाज के नज़र से वो गलत हो या फिर समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में किसी भी तरह की आँच आए या फिर समाज में आपको लोग हीन भावना से देखें, तो ऐसा कृत्य ना करें। और बता दें कि ऐसी खबरों को दिखाने का सिर्फ यही मतलब होता है कि जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं वो इसको देखने के बाद एक सीख लें, कोई ऐसा अनर्गल कृत्य ना करें। तो आशा करता हूँ कि खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी रमेश पटेल के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।